मार्च 1918 यूएस नेवी का उस टाइम का वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप यूएसएस साइक्लोप था। वो सालों से ट्रेड के लिए उसे यूज करते थे। इस बार इसे वॉशिंगटन के पास बैल्टमोर से निकलकर ब्राजील तक जाना था, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम अराउंड 9 days था। 4 मार्च 1918 एकदम सही सलामत ये शिप निकल जाता है। वेदर कंडीशंस भी बिल्कुल क्लियर थे। इस शिप में टोटल 306 पीपल थे और 11 टन मैग्नीज और था। यही वो चीज थी जिसे डिलीवर करना था ब्राजील में। ये सारे सामान को लेके वो लोग ब्राजील की तरफ निकल जाते हैं। वेदर बिल्कुल क्लियर था। इसका सिग्नल देते हुए कैप्टन अपना एक मैसेज देते हैं जिसमें वो बोलते हैं वेदर फेयर ऑल वेल। बट इस मैसेज के बाद वो शिप का कोई भी मैसेज नहीं आता और वो शिप गायब हो जाता है। वो शिप कहाँ था ये किसी को पता नहीं चलता और आज तक अराउंड 100 years से ज्यादा हो चुके हैं इस बात को और आज तक उस शिप के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। जिस जगह पे वो शिप गायब हुआ था उसे आज हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। The Bermuda Triangle, an ocean full of secrets. Something which even in this world of science we cannot fully explain. Ships disappear without trace. There's a shipwreck there, there's a shipwreck there, there's another one right there. That's just kind of strange. Airplanes mysteriously go missing. Stories of sea monsters and strange. When I entered the tunnel, these strange lines instantly formed. The Bermuda Triangle. What's really going on there? Vincent Gaddis catalogs some of the strange goings-on in an article, and he finally comes up with a name for this mysterious area. He calls it the Bermuda Triangle. 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पर 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स अपना सफर शुरू करते हैं फ्लोरिडा से। ये एक नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग थी जिसको फ्लाइट 19 नाम दिया गया था। इस मिशन में टोटल 14 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरल। उड़ने के पहले वेदर बिल्कुल क्लियर था और उड़ते टाइम भी वेदर क्लियर था, बट उड़ान के 2 घंटे बाद वेदर खराब होने लगा। अचानक से कैरल ने नोटिस करा कि उनके बैकअप कंपास और उनके मेन कंपास दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। उनने अपने टीममेट्स से भी बात करी और सबके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। टेलर इधर उधर ही अपना रास्ता ढूंढते रहे पर उन्हें अपना रास्ता नहीं मिला। उनको आखिरी रेडियो मैसेज आया शाम के 7:04 पे जहाँ टेलर ने अपना आखिरी मैसेज दिया, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वील हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल। इसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और ये मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया। वो फ्लाइट कहाँ गई किसी को नहीं पता। इसके ढूंढने के लिए एक मेरीनर सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन को भी भेजा गया जिसमें 13 लोगों का क्रू के था। ये प्लेन सर्च करने के लिए गया और इसे सर्च में वो भी नहीं मिला और ये प्लेन खुद भी डिसअपीयर हो गया। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि आखिर ये दोनों प्लेन्स गए कहाँ और ये आखिर इनके कोई भी पार्ट्स भी नहीं मिलते। ट्रायंगल फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच में बन रहा और एक ऑलमोस्ट ट्रायंगल एरिया है जो कि अराउंड 5 लाख स्क्वायर माइल्स का है। ये एरिया इसके बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि इस एरिया में अराउंड 100 से ज़्यादा प्लेन डिसअपीयरेंस और अराउंड 3000 से ज़्यादा शिप डिसअपीयरेंस हुई है और इनमें से मोस्ट ऑफ द डिसअपीयरेंस में उनके कोई भी पार्ट्स फिर कभी नहीं मिल पाए। अर्ली 19th सेंचुरी में इसे बहुत से नामों दिए गए थे, जैसे द सी ऑफ डूम, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, डेविल्स ट्रायंगल। बट जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था वो सबसे पहले 1964 में अर्गोसी नाम की एक मैगजीन में दिया गया था, जिसमें विंसेंट हेस गैडीस ने डेडली बर्मुडा ट्रायंगल नाम से एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उनने बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन करा था। यहीं से ये नाम आगे बढ़ा और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया।
बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे अर्लीस्ट जो केस था वो 1492 में था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज में निकले थे और इस एरिया से जा रहे थे। तो उनने रिपोर्ट करा कि एक रात उन्हें एक अजीब सा बॉल ऑफ फायर यानी आग का गोला दिखा। जब उन्हें वो आग का गोला दिखा तो उनका कंपासेस जो थे वो सारे वर्क करने बंद कर दिए और अचानक से वो आग का गोला पानी में गिर गया। यहाँ से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री शुरू हुई और बाकी आगे चल के बहुत से इंसिडेंट्स हुए जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको वीडियो में बताई दिए। तो आप जानते हैं कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस क्या है इस चीज़ के लिए। तो एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल साइंटिफिक थ्योरी जो है वो एक मैग्नेटिज्म पे। तो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक साउथ पोल और वाइस वर्सा। तो वैसे तो ये दोनों बिल्कुल अलग है, बट हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाते हैं। बट कुछ ऐसी लाइन्स हैं अर्थ पे, कुछ ऐसे एरियाज है बेसिकली जहाँ पे नॉर्थ पोल मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक दोनों साथ में दिखने लगते हैं। अब बिकॉज एक कंपास एक टाइम पे दो नॉर्थ पोल नहीं दिखा सकता तो वो इधर उधर घूमने लगता है। इससे बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट होती है जिसकी वजह से हम भटक सकते हैं और इससे हमारे गुम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और पिछले कुछ टाइम से जो ये जगह प्लेसेस में से एक प्लेस बर्मुडा ट्रायंगल भी है जहाँ पे नॉर्थ पोल जियोग्राफिक और मैग्नेटिक साथ में आते हैं। तो जो दूसरी थ्योरी है वो है हरिकेन से रिलेटेड। ये एरिया जहाँ पे लाई करता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं। अगर आप देखो कि सबसे ज़्यादा हरिकेन प्रोन एरिया कौन सा है तो नंबर 1 पे चाइना है, बट नंबर 2 पे यूएस के फ्लोरिडा है और नंबर 3 पे क्यूबा है। चाइना को अगर छोड़ दे तो सेकेंड फ्लोरिडा और थर्ड क्यूबा, वो दोनों इसी एरिया में लाई करते हैं। तो इससे एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हरिकेन से भी शिप्स डूब सकती है। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है जो कि अगर सॉल्ट एक पानी में ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस पानी में डूबना बहुत मुश्किल होता जाता है। बट इसी का बिल्कुल उल्टा मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं बर्मुडा ट्रायंगल में। बेसिकली उसके नीचे मड वॉल्केनोज होते हैं और ये वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो मीथेन हाइड्रेट्स छोड़ते हैं और इन्हीं मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और शिप्स के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन वॉल्केनो से एक और जो बुरा असर होता है वो है ये वॉल्केनोस जब ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो शिप्स उसकी वजह से उन पे लग जाती है और शिप्स टूटने की वजह से डूब सकती है। तो पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो बेसिकली जिस टाइम पे बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे इसे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करवाने के लिए कुछ फेक स्टोरीज भी बनाई गई थी। उनमें से एक स्टोरी थी एलन ऑस्टिन की। ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं जो कि खुद से बनाई गई है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई हो जो ट्रू भी है। बहुत सी ऐसी डिसअपीयरेंस है जो बहुत मिस्टीरियस है और वो बर्मुडा ट्रायंगल के बाहर हुई है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा बर्मुडा ट्रायंगल में ही हो। एक और ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट ये है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया है, इसलिए एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हर वन आउट ऑफ 1000 में शिप्स में एक्सीडेंट होता है तो इसमें भी रेट 1 आउट ऑफ 1000 ही रहेगा। बस इसमें हर दिन 1000 शिप्स आ जाती है चली जाती है उस ट्रैफिक रोड पे, तो इसलिए हर दिन एक होता है। बट उस बाकी जो सीज होते हैं उसमें 500 शिप्स ही जाती है एक दिन में, जिसकी वजह से हर 2 दिन में एक एक्सीडेंट होता है। ये बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जिससे आप एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ये आखिर ये क्यों होता है। नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस
दे तो इसको एक एरिया मानने से भी मना कर दिया है। उनके हिसाब से इसमें कोई ऐसी मिस्ट्री है ही नहीं जिसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक्चुअल में ये कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें इस एरिया के हरिकेन प्रोन्स और बाकी जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताई वही मेन रीज़न है इस एरिया का। तो बाकी कोई ज़्यादा कुछ इसमें मिस्ट्री है ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।